सहकारी प्रबंधन अर्थ, कार्य तथा दोष, एमकॉम ईएफएम फाइनल, कोऑपरेटिव सेक्टर मैनेजमेंट, पेपर संख्या 202। मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, SRLS, राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सहकारिता का अर्थ क्या है, प्रबंधन का अर्थ क्या है, प्रबंधन और सहकारिता के क्या क्या सिद्धांत हैं। आज अपन शुरुआत करते हैं कि सहकारी प्रबंधन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का अर्थ क्या है। जैसा है आपको जानकारी कि सहकारिता प्रबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, सहकारिता प्लस प्रबंधन। इन दोनों शब्दों को अलग अलग रूप से अपन व्याख्या करेंगे और फिर दोनों को मिला के इसको समझने का प्रयास करेंगे। सहकारिता के लिए कलवर्ट ने इसको समझाया है कि सहकारिता एक प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से मानव के रूप में समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की उन्नति के लिए एकत्र होते हैं। यानी मानव का यह समूह है जो कि समानता पर आधारित है और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए वो एकत्रित होते हैं। यह सहकारिता कहलाता है। अब प्रबंधन का अर्थ क्या है? जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है और इसका निष्पादन व्यक्तियों तथा साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों को निर्धारित एवं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी प्रबंधन एक प्रकार से ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा कार्यों को करवाया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण के द्वारा। इसको इस चित्र द्वारा समझाया गया है, बताया गया है कि ये व्यक्ति इन सभी को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इनको किस प्रकार से कार्य करना है, तो ये प्रबंधन कहलाता है। अब इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम समझ सकते हैं कि सहकारी प्रबंधन क्या है। सहकारी प्रबंधन की परिभाषा CF स्ट्रिकलैंड के अनुसार सहकारिता प्रबंध नियोजन, संगठन, समन्वय या निर्देशन, संप्रेषण एवं नियंत्रण द्वारा सहकारिता संस्था क्षेत्र के संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया है जिसमें कार्य का निष्पादन प्रतिदिन परिवर्तनशील सहकारिता वातावरण में संस्था संगठन के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ताकि सदस्यों को इच्छित वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन कर सहकारिता के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सहकारिता और प्रबंधन को मिलाकर इस परिभाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। और अर्थ के रूप में इसको समझा जाए तो सहकारिता एक प्रबंध शब्दों का अर्थ निकालने के लिए उन्हें संयोजित करें तो यह कहा जा सकता है कि सहकारिता प्रबंध का अर्थ निर्णय लेने एवं नेतृत्व प्रदान करने की कला तथा विज्ञान से है जिसमें सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप अपने आर्थिक हितों में अभिवृद्धि की जा सके। अन्य शब्दों में ये मुख्य रूप से सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे के प्रयत्न को नियोजित, समन्वित एवं नियंत्रण करने का काम करता है। मतलब यह है कि प्रबंध के जो मुख्य कार्य हैं, नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, संप्रेषण, उनका अगर प्रयोग सहकारी संगठन में किया जाता है, उनके सिद्धांतों को
का अनुरूप किया जाता है तो वो सहकारी प्रबंध कहलाता है। सहकारी प्रबंध के अर्थ को समझने के बाद सहकारी प्रबंध के कार्य, फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको समझना जरूरी है कि सहकारी प्रबंध के क्या क्या कार्य हैं, वो किस प्रकार से अपने कार्यों को पूरा करता है। सबसे प्रथम उसका जो कार्य है वो है नियोजन यानी प्लानिंग। जैसा आप जानते हैं कोई भी कार्य अगर शुरू किया जाए तो उससे पहले उस कार्य की योजना बनानी होती है। उसमें तमाम प्रकार की जो अनिश्चितता हैं उनका मूल्यांकन करने के बाद उसके लिए कार्य प्रणाली बनाई जाती है, फोरकास्ट किया जाता है और वही नियोजन कहलाता है। तो वो सभी सहकारी संगठनों पर लागू होता है। नियोजन में क्या किया जाता है? नियोजन में उद्देश्यों का निर्धारण, नीतियों का निर्माण, कार्यक्रम समयावधि, बजट विधि निर्माण आदि सम्मिलित हैं। सहकारी इकाइयों के आकार में परिवर्तन होने के कारण नियोजन कार्य अति महत्वपूर्ण हो गया है। पहले सहकारी इकाइयां छोटी थी लेकिन अब बड़ी हो गई, इसलिए नियोजन कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। हमारे देश में औद्योगिक सहकारी समितियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। चीनी मिलें, सूती वस्त्र मिलें, तेल तथा जूट मिलें आदि संगठन मध्यम वर्गीय औद्योगिक सहकारी इकाइयों में निरंतर स्थापित हो रहे हैं, जिनमें उचित नियोजन की आवश्यकता है। परंतु भारत में सहकारी क्षेत्र में नियोजन पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके कारण इनका पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाता है। यानी नियोजन करने की आवश्यकता है, सही नियोजन करने की आवश्यकता है सहकारी संगठन को बढ़ावा देने के लिए। और नियोजन के कार्य को इस चित्र के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया गया है कि इस चित्र में पहले से किसी कार्य को करने के लिए एक योजना बनाई जा रही है, सभी लोग बैठे हैं और उसको कार्य को जो रूप दे रहे हैं वो इसके माध्यम से प्रदान कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है संगठन कार्य, ऑर्गेनाइजेशन। यानी संगठन जो कार्य है वो अति महत्वपूर्ण है योजना कार्य के बाद, क्योंकि उसके द्वारा क्या करना है और किसे करना है इसका निर्धारण किया जाता है। संगठन में संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों एवं दायित्वों का निर्धारण करके कार्यों का समूहकरण किया जाता है। ब्रेक के शब्दों में संगठन प्रबंध का ढांचा है जो संपूर्ण उत्तरदायित्व के प्रभावी निष्पादन के लिए कार्यों को विभिन्न विभागों व समूह में आवंटित करता है। सहकारी प्रबंधन को यह मालूम होना चाहिए कि किस क्रिया का प्रबंध करना है, क्या करना है, उसकी सहायता कौन करेगा, ये दिमाग में होना चाहिए उसके सहकारी प्रबंधक के कि उसकी सहायता कौन करेगा, संस्था में उसका क्या स्थान है। जब तक उसको स्थान नहीं पता होगा तब तक वो एक पूरा संगठन तैयार नहीं कर सकता है। एक सहकारी प्रबंधन में संगठन का स्वरूप, कार्यों का निर्धारण, उत्तरदायित्व को निश्चित करना, कार्यों को हस्तांतरण करना, आपसी संबंधों को बनाना, कर्मचारियों को नियुक्त करना आदि सम्मिलित है। नियोजन कार्य की तरह ही संगठन कार्य सहकारी समितियों के संचालन के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में इसका अभाव है। और इस संगठन कार्य को इस चित्र द्वारा समझाया गया है कि जो मैनेजमेंट है, जो अधिकारी है, उसने अपने कार्यों को बांट दिया और इन अधिकारियों ने उसको कार्यों को और दायित्व को और बांट दिया। इस प्रकार से पूरा एक संगठन विभिन्न विभागों के आधार पर इस चित्र द्वारा समझाया गया कि तैयार हो गया है। नेक्स्ट है निर्देशन कार्य, डायरेक्शन। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थों को मार्गदर्शन करना ही निर्देशन कहलाता है। निर्देशन में वे अपने अधीनस्थों को कार्य संपादन के संबंध में मिलजुल कर समन्वित विधि से कार्य करवाने का प्रयास करता है। कार्य में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करने का इसमें प्रयास किया जाता है। यानी निर्देशन में जितने प्रकार की जो बाधाएं आती है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसको इस रूप में समझा सकता है कि अगर कोई जंगल में व्यक्ति भटक गया है तो निर्देशन का ये काम होता है कि उसको रास्ता दिखाए ताकि वो उस जंगल से
जो रास्ता भटक गया है उस जंगल से निकल पाए। जैसे हमारे देश में सहकारी समितियों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्देशन कार्य अति महत्वपूर्ण है, परंतु अकुशल अधिकारी तथा अप्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण संचालन का महत्वपूर्ण कार्य उचित निर्देशन भारतीय सहकारी समितियों में कमी देखने को मिलता है। इस प्रकार सहकारी समितियों के निर्देशन कार्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत में निर्देशन अधिकारियों को समस्याओं के समाधान की सही जानकारी नहीं है। इसी कारण उचित समय पर आवश्यक निर्देशन प्राप्त नहीं होने से कार्यों के निष्पादन में बाधा आती है। यानी हमारे देश में क्योंकि अप्रशिक्षित कर्मचारी हैं और अकुशल अधिकारी हैं, इसलिए जो निर्देशन कार्य का जो पूरा लाभ है वो नहीं मिल पाता है। निर्देशन कार्य को चित्रता समझाया गया है, जैसे ये जो मैनेजर है, ये सभी जितने भी कर्मचारी हैं उनको एक दिशा प्रदान कर रहा है कि उनको किस ओर चलना है, यानी उनको उस सहकारी समिति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निरंतर चलना है। तो ये इस चित्र द्वारा इस कार्य को व्यक्त किया गया है। समन्वित कार्य कोऑर्डिनेशन, कार्य संपादन में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए कर्मचारियों के कार्य तथा विभिन्न योजनाओं में प्रबंध के महत्वपूर्ण कार्य समन्वय को काम में लिया जाता है। कूड्स और डोनल के शब्दों में अच्छा समन्वय नाजुक परिस्थितियों को जैसे ही वे उदय होती है सुधार देता है। उत्तम समन्वय पहले से ही नाजुक परिस्थितियों की कल्पना कर उदय होने से रोकने की समुचित व्यवस्था कर देता है। सहकारी समितियों में समन्वित कार्य अति महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण कार्य को विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा संपन्न भी किया जा रहा है, जैसे शीर्ष सहकारी बैंक, केंद्रीय बैंक प्राथमिक सहकारी समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करते हैं। तो समन्वय जो कार्य है वो किसी भी संगठन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। जितने प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है, एक प्रबंधक का काम है उन टकराव की स्थिति की जानकारी पहले से ले ले, पहले से उनका मूल्यांकन कर ले और उसी आधार पर अपने आप उसे कार्य करे। जैसे कि इस उदाहरण में बताया गया है कि ये जो 5 लोग हैं वो एक ही तरीके से साइकिल को चला रहे हैं, यानी इनका सामूहिक जो प्रयास है और संगठित प्रयास है वो समन्वय के द्वारा, उचित समन्वय के द्वारा पूरा हो रहा है। नेक्स्ट है अभिप्रेरण मोटिवेशनल। कर्मचारी उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन है, परंतु ये उत्पादन के अन्य साधनों से अलग है। अतः इनसे कार्य करवाने के लिए इन्हें अभिप्रेरण करना आवश्यक है। कर्मचारी उत्पादन के तो साधन होते हैं, लेकिन उनमें भावनाएं होती है। तो भावनाओं के कारण उन्हें समय समय पर मोटिवेशन करना जरूरी है, उनका अभिप्रेरण करना जरूरी है, उनके मनोबल को ऊंचा रखना जरूरी है। अभिप्रेरण कई प्रकार के से हो सकते हैं। अभिप्रेरण से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठता है तथा वह संस्था को अपना मानते हुए कार्य करते हैं। अपनत्व की भावना जो है, जो पैदा होती है, वो अभिप्रेरण के माध्यम से होती है। अभिप्रेरण वित्तीय भी हो सकता है, अवित्तीय होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। वित्तीय साधनों के अभाव में सहकारी समितियों में अभिप्रेरण का अभाव पाया गया है। सहकारी संस्था में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्तियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अधिकांश उच्च अधिकारी सहकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, इसी कारण उनमें समिति के प्रति अपनत्व की भावना नहीं होती है। अतः सहकारी समितियों को अभिप्रेरण कार्य को महत्वपूर्ण बनाने के लिए वित्तीय एवं गैर वित्तीय साधनों का होना आवश्यक है। यानी मनोबल को बढ़ाने के लिए सहकारी समितियों में वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार के जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरण है, वो आवश्यक है। जैसे इस चित्र में समझाया गया है कि मोटिवेशन कितना जरूरी है। अगर मॉनिटरी रिवार्ड दिया जाता है तो वो मोटिवेशन बढ़ाने में 34% मदद करता है। पब्लिक रिकॉग्निशन दिया जाता है 26% करता है। वर्क लाइफ बेनिफिट दिया जाता है तो 19% करता है। लीडरशिप रोल अगर डिपार्टमेंट दिया जाता है तो 12% करता है। और एजुकेशन जो है, ट्रेनिंग जो है,
वो 12% करती है। नेक्स्ट है कार्य कंट्रोल, नियंत्रण। नियोजन कार्य मूल्यांकन नियंत्रण कहलाता है। हेनरी फ्योल के अनुसार किसी भी संगठन में यह जानना आवश्यक है कि कार्य योजना के अनुरूप हो रही है या नहीं, तथा निर्देशन नियमों तथा आदेशों की उचित पालना हो रही है या नहीं। इसका उद्देश्य कमियों को दूर करना है। नियंत्रण में कार्यों का प्रमाप, कार्यों को मापना, कार्यों की समीक्षा तथा कार्यों में सुधार करना सम्मिलित है। सहकारी समितियों में उच्च अधिकारी अधीनस्थों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं। अंशधारी संचालक मंडल के माध्यम से तथा संचालक मंडल के माध्यम से समितियों के क्रियाकलाप पर नियंत्रण रखता है। सरकार द्वारा भी समितियों के कार्यों का आंकेक्षण, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके लिए सहकारी विभागों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सरकार यह देखती है कि कार्य निश्चित समय नियमों, सिद्धांतों एवं आदेशों का अनुरूप हो रहा है या नहीं। यदि नहीं तो कहीं कमी है तथा उसे दूर कैसे किया जाए। सहकारी समितियों में बजट व लेखांकन विधियों द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। इन्हें वार्षिक सभा में नियमों व उपनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। छोटे आकार की सहकारी समितियों में नियंत्रण की उचित व्यवस्था नहीं है, क्योंकि न तो प्रतिवर्ष उनका आकर्षण होता है और न ही साधारण सभा में सदस्य उपस्थित होते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निर्देशन कार्य अति महत्वपूर्ण है। इसमें यह देखा जाता है कि योजना जो बनाई गई, प्लानिंग जो किया गया, वो प्राप्ति हुई कि नहीं उसके, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है और जो विचलन आ रहा है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यही नियंत्रण कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये आगे है डिसीजन मेकिंग, निर्णय। इसको पीटर एफ डेकर ने समझाया है कि एक प्रबंधक जो भी क्रिया करता है वह निर्णय में आधारित होती है, यानी उसके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह एक प्रकार से निर्णय ही है। सभी सहकारी संगठनों में प्रबंध का महत्वपूर्ण निर्णय कार्य शामिल है। निर्णय प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए प्रबंधक को समस्या के गहन एवं व्यापक जानकारी होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत अधिकारों और दायित्वों का स्पष्टीकरण, प्रभावी संदेशवाहक, समन्वय, जांच एवं निरीक्षण तथा नेतृत्व आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। यानी निर्णय लेने के लिए एक सहकारी संगठन में उसको सभी प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है। सभी कमियों का उसको पता होना चाहिए। अधिकार है और दायित्व किस किस के क्या है वो उसको पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, और साथ ही उसके अंदर नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। यानी चित्र द्वारा बताया गया कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर उसको इसकी जानकारी है तो वो सही निर्णय ले लेगा। आगे है नियुक्तियां, स्टाफिंग। प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य संगठन की योजना के अनुसार आवश्यक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करना भी है। प्रबंधक के इस कार्य में कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, कार्यों का मूल्यांकन, पदोन्नति, पारिश्रमिक देना, हस्तांतरण और आवश्यक अवकाश देना आदि सम्मिलित है। सहकारी उपक्रमों में योग्य, अनुभवी एवं कुशल कर्मचारियों को आकर्षण करने के लिए अनेक वेतन एवं भत्तों में वृद्धि की जानी चाहिए। उन्हें पदोन्नति में अच्छे अवसर दिए जाने चाहिए। कर्मचारियों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए तथा अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। सहकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण का भी पूरा ध्यान देना चाहिए। यानी संक्षेप में कहा जाता है कि नियुक्तियां, स्टाफिंग जो है वो एक प्रक्रिया है जिसमें सही चुनाव किया जाता है। बहुत सारे जो व्यक्ति मौजूद उनका सही चुनाव किया जाता है, उनका प्रशिक्षण किया जाता है, समय समय पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनका पदोन्नति की जाती है, ताकि वो उस संगठन में अच्छी प्रकार से वो काम कर सकें। उनकी कार्यकुशलता का पूरा लाभ उस सहकारी संगठन को हो सके। आगे महत्वपूर्ण कार्य संचार, कम्युनिकेशन। उपकरण के जटिल एवं विस्तार स्वरूप तथा कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण संचार प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। एक प्रबंधक को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसके अधिकारी एवं कर्मचारियां उसे क्या कहना चाहते हैं तथा वे क्या सोचते हैं। साथ ही उसे अपनी
बात उचित रूप में सभी कर्मचारियों तक पहुंचानी होती है। सहकारी प्रबंधकों को भी संचार के माध्यम से अपनी समितियों का संचालन करना होता है। उससे अपने कर्मचारियों को आवश्यक आदेश निर्देश देने होते हैं। कर्मचारियों के अतिरिक्त उसे अपने अंशधारियों, ग्राहकों एवं सामान्य जनता को सहकारी गतिविधियों की जानकारी देनी होती है, जिससे सहकारिता के लाभों से सभी को अवगत कराया जा सके। यानी संचार जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है प्रबंध का, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन के, बिना बातचीत के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसी चित्र द्वारा इसको व्यक्त भी किया गया है। और आखिरी जो है इनोवेशन, नव प्रवर्तन। परंपरागत विचारधारा में नव प्रवर्तन नियोजन एवं निर्णय कार्य में शामिल था, किंतु आधुनिक विचारक इस प्रबंध के एक अलग कार्य मानते हैं, यानी इस कार्य को अलग मानते हैं। आज के युग में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, अतः आधुनिक युग में शोध एवं विकास कार्य को बढ़ावा देने कर नव प्रवर्तन के कार्य को पूरा किया जाता है। सहकारी प्रबंधक में भी नव प्रवर्तन को अलग महत्व दिया गया है। इस प्रकार से महत्व दिया गया, विश्व के अनेक भागों में सहकारी क्षेत्र में अनेक प्रयोग हो रहे हैं। इनकी जानकारी प्राप्त कर उन्हें अपनाना तथा स्वयं के उपक्रमों में भी नवीन प्रयोगों को बढ़ावा देना चाहिए। यदि सहकारी उपक्रमों को निजी उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा में टिकना है तो उन्हें भी नव प्रवर्तन एवं अनुसंधान कार्यों पर पर्याप्त ध्यान देना होगा, तभी उपक्रम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाने में सफल होंगे। ये प्रवर्तन कार्य यानी इनोवेशन रिसर्च जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और ये सहकारी संगठनों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की जो सहकारी समितियां हैं वो किस प्रकार से नए नए अपना इनोवेशन कर रही है, किस प्रकार से वो शोध कार्य कर रही है, कितना वो आगे बढ़ रही है, कौन कौन से विषयों पर उन्होंने शोध कार्य पूरा किया है। हमारे देश की सभी सहकारी समितियों को इसकी बात की जानकारी होनी चाहिए। अगर वो कृषि संबंधित है तो कृषि में क्या इनोवेशन हुए हैं, अगर वो उपभोक्ता संबंधित है तो उपभोक्ता सहकारी समिति क्या क्या इनोवेशन हुए हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, और प्रयत्न निरंतर करता रहना चाहिए कि हमारे देश में भी नए नए तरीकों से हम किस प्रकार से इस कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं प्रबंध के। इस चित्र के द्वारा समझाया गया है कि इनोवेशन क्या है। इनोवेशन यही है कि निरंतर किसी कार्य की लगन हो। अगर लगन होती है तो नए नए जो विचार हैं वो आ जाते हैं, और नए नए शोध के माध्यम से इनोवेशन हो जाता है, यानी एक नया चीज उभर के आती है। अब इन सभी कार्यों को करने के बाद सहकारिता के दोष करने हैं। अब वास्तव में अगर अपन चर्चा करें तो क्या सहकारिता का लाभ मिला है? हाँ, सहकारिता का लाभ बहुत अधिक मात्रा में मिला है, क्योंकि सहकारी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था से जो नुकसान हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, जो सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा था, उसके कारण जो शोषित वर्ग था वो संगठित हुआ, और दूसरी तरफ जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी उसमें सारा जो धन है वो राज्य को चला जाता था। तो दोनों ही व्यवस्थाओं से नुकसान हो रहा था। तो इस व्यवस्था के कारण जो शोषित वर्ग था, जो गरीब वर्ग था, जो असहाय था, वो संगठित हुआ, और संगठित होके उसने अपने व्यापार करना चालू किया और अपने सदस्यों को लाभ देना शुरू किया। इस भाव से सहकारिता का विकास हुआ, और धीरे धीरे सहकारिता ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, क्योंकि जो भाव है वो पूरे विश्व में निरंतर जो है अग्रसर होता रहा। हमारे देश में भी कृषि सहकारी समितियां, साख सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, अनेक सहकारी समितियां स्थापित हुई, और उसका लाभ आम जनता को हुआ। इससे आर्थिक प्रगति भी हुई और सामाजिक प्रगति भी हुई, और उत्पादन में भी इनका योगदान बढ़ा। लेकिन इनमें कई प्रकार के दोष देखे गए। इसमें क्या क्या दोष पाए गए, उन दोषों की व्याख्या की गई है। पहला है व्यक्तिगत स्वार्थ में वृद्धि। सहकारिता का जो प्रथम दोष है वो व्यक्तिगत स्वार्थ में वृद्धि, क्योंकि सहकारिता में जो हमारे देश में समस्या है वो है यह है कि संपन्न व्यक्ति इसके अंदर सदस्य बन जाता है और वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करता है, उसी रूप वो सहकारी समिति को चलाता है। दूसरा है अकुशल प्रबंध व्यवस्था, क्योंकि इसके अंदर जो सहकारी समितियां होती है उसके जो प्रबंधक होते हैं अकुशल होते हैं,
कर्मचारी अशिक्षित होते हैं, प्रशिक्षित नहीं होते, तो वो पूरी तरीके से सहकारी जो समिति को संचालित नहीं कर पाते हैं, उसका पूरी तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं, उसका जो लाभ है उसके सदस्यों को पूरा नहीं मिल पाता है अकुशल प्रबंध व्यवस्था के कारण। राष्ट्रीय उत्पादन का विपरीत प्रभाव, राष्ट्रीय उत्पादन पर भी जो इनका योगदान है वो बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। जो निजी उद्योग है या जो निजी जो कृषक है वो अधिक मात्रा में उत्पादन कर लेते हैं। सहकारी समितियों द्वारा कम उत्पादन हो पाता है। नेक्स्ट है अनुत्पादक कार्यों में खर्च, यानी सहकारी जो समितियां हैं उनसे ऋण सुविधा ले लेते हैं उसके सदस्य, और वो उसका प्रयोग अनुत्पादन कार्य में कर देते हैं, यानी उत्पादन संबंधित कार्य में उसको विनियोजन करके ऐसे कार्य में, सामाजिक कार्य में उसका विनियोजन कर देते हैं जो जिसमें कि जो है वो उत्पादन में किसी प्रकार का योगदान नहीं होता है। ये बहुत बड़ा एक दोष है। साधनों का दुरुपयोग, क्योंकि जो सहकारी समिति के सदस्य होते हैं वो भोले वाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, तो सभी प्रकार के जो साधन है वो उसको सुपुर्द कर देते हैं अपनी समिति को। तो कभी कभी उनके साधनों का दुरुपयोग होता है क्योंकि अकुशल प्रबंधक वह होते हैं। अगला है छठा, सहकारिता में साधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जितने भी साधन उनके पास उपलब्ध होते हैं अकुशल प्रबंधन के कारण, जो है बेईमानी के कारण, उन साधनों का पूर्ण रूप से दोहन नहीं हो पाता है। योग नेतृत्व का अभाव, स्वार्थी व्यक्ति द्वारा नेतृत्व उसमें किया जाता है तो अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, वो केवल व्यक्तिगत देखते हैं, इसलिए योग नेतृत्व का अभाव रहता है सहकारी समिति में। सीमित सदस्यता, सीमित सदस्यता का अर्थ है कि जो भी सदस्य में पार्टिसिपेट करते हैं उनकी जो सक्रियता होती है वो कम होती है, वो पूरी तरीके से सक्रिय नहीं हो पाते हैं, तो उसका लाभ भी जो है वो सहकारी समितियों को नहीं हो पाता है। उसमें अगला है बेईमान और भेदभाव, यानी बेईमान व्यक्ति सदस्य बन जाता है, कई प्रकार से भेदभाव होता है, किसी को ऋण सुविधा मिल जाती है, किसी को ऋण सुविधा नहीं मिल पाती है, तो ये सब भेदभाव उसमें होते हैं। नेक्स्ट है छोटा आकार। ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सहकारी समितियां है उसका आकार छोटा है, तो उसका लाभ भी कुछ व्यक्तियों को ही हो पाता है। सरकारी आयोग, यानी जितनी भी सहकारी समितियां हैं, बहुत सारी सहकारी समितियां उनमें सरकार पर निर्भर करती हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं हो पाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष है। तो इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद हमको समझ में आ गया होगा कि सहकारिता प्रबंध का अर्थ क्या है, सहकारी प्रबंधन के क्या क्या कार्य हैं और सहकारी प्रबंधन के क्या क्या दोष हैं। तो ये महत्वपूर्ण विषय था, तीनों विषय। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि हमने सबने जान लिया व्यवसाय के अन्य संगठनों में प्रबंध किया जाता है, उसी प्रकार सहकारी संगठन के संचालन के लिए प्रबंधन करना अति आवश्यक है। जरूरी है सहकारी अगर संगठन को उठाना है, सहकारी समिति को उठाना है, तो उचित जो प्रबंध उनमें करना आवश्यक है। दूसरा, सहकारी प्रबंध के सभी कार्यों को इसमें शामिल किया जाता है। सहकारी प्रबंध में प्रबंध के इतने प्रकार के कार्य हैं उनको भी शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कोई कार्य बचा हुआ रहता है, अगर किसी कार्य को छोड़ दिया जाएगा तो सहकारी जो समितियां हैं वो पनप नहीं पाएंगी। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सहकारी प्रबंधन का लाभ उसके सदस्य को नहीं हो पाता है। व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, मतलब उसमें सदस्य उसका हो, चाहे वो सरकार का हो, चाहे वो पक्षपात हो, उसके कारण जो है वो सहकारी समितियां पनप नहीं पा रही है, उसका लाभ जो है पूरे समाज को नहीं हो पा रहा है, पूरे देश को नहीं हो पा रहा है। आप बताइएगा कि आपको ये अपना वीडियो कैसा लगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने वीडियो देखा मेरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।